मेरा नाम है श्वेता खंडूरी और मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो जिसका नाम है यस बॉस। वैसे दोस्तों, आपने अनिल कपूर जी की एक फिल्म तो देखी होगी जिसमें वो एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और बहुत सारे करप्शन को दूर कर देते हैं। अब ऐसा ही कुछ सपना हमारे यस बॉस के कंटेस्टेंट्स भी देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो कितनी सारी बुराइयों को, कितने सारे करप्शन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। वैसे कितना अच्छा हो ना कि अगर कोई बुराई ही ना हो, लेकिन वैसे भगवान ने अगर बुराई बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। अब प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, ना हम जाने ना तुम जानो। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका इंदौरिया। अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो मैं क्या क्या कानून बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आरक्षण को ख़त्म करूंगी, क्योंकि आरक्षण के कारण जो लोग रिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ मिलती नहीं है, जो नहीं करते हैं उनको वो चीज़ मिल जाती है। सेकंड टॉपिक मेरा है मेडिकल को लेके कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के चलते हमारे देश में हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। जो कोरोना के मरीज़ हैं उनका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, उनको घर पे भेज दिया जा रहा है। तो मैं हमारे देश में मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगी। सेकंड, जो हॉस्पिटल है उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था करूँगी कि जो भी पेशेंट होएगा उसको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। थर्ड, जो उसमें आता है कि पेशेंट का एक बिल बनता है, एग्जाम्पल की जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसमें एक लिमिट होना चाहिए कि इसकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसका इतना ही बिल बनेगा। किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें इतना ही बिल बनेगा, ना कि 10,000 के बिल में आप लाख रुपए का बिल बना के दे रहे हो। इसको मैं ख़त्म करूँगी। थर्ड चीज़ आती है हमारे एजुकेशन। जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में लोग लाख लाख रुपए फीस लेते हैं, मैं इसको ख़त्म करूँगी। हर एक प्राइवेट स्कूल को बोला जाएगा आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज खुलवाऊँगी कि जो बच्चे रिजर्व करते हैं उनको कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिले। जब एक बच्चा धरती पे जन्म लेता है तो उसे किसी बात का पता नहीं होता, न अच्छी बातों का पता होता है ना ही बुरी बातों का पता होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसका जीवन आगे बढ़ता जाता है, उसे झूठ, फरेबी, मक्कारी, धोखा, ये सब चीजें अट्रैक्ट करने लगती है। क्यों भाई? अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने में शर्म आती है? आइए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग जवाब। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं शराब सस्ती करूंगा, शराब पर सब्सिडी दूंगा। अच्छा हुआ ये इस देश का पीएम नहीं बना। नेक्स्ट, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो। मैं वही करूंगा जो ईश्वर मुझसे कराना चाहते हैं। बाबा जी की जय हो। अच्छा हुआ बाबा जी आप इस देश के पीएम नहीं बने, वरना ये पूरा देश भगवान भरोसे ही होता। नेक्स्ट, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो सबसे पहले शादी करूंगा। देखिए, यदि हम प्रधानमंत्री बना तो हम बिहार को देश का राजधानी बनाऊंगा, समझे? देख भाई, बात यो है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं वो करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। भाई एक बात ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि इतना कुछ पढ़ लिख जाने के बाद भी अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है और आप दिन रात करप्शन में जुटे रहते हो तो आप सबसे लाख गुना अच्छे तो वो अनपढ़ लोग हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। किसी भी इंसान का बुरा तो नहीं करते। हमारा जो भारत देश है वो विकास की ओर बढ़ रहा है, बहुत उन्नति भी कर रहा है, लेकिन उसके अलावा अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी, भूखमरी और क्राइम बढ़ रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो है वो है जनसंख्या का अधिक होना और शिक्षा के लेवल में कमी होना, या अच्छे स्तर की शिक्षा जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो मैं इन दोनों चीज़ों पे बहुत ठोस तरीके से काम करती, या मतलब कुछ खास कानून बनाती ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके और हमारा देश उन्नति कर सके। इसके अलावा जातिवाद की वजह से जो आए दिन नई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो मैं जातिवाद को ख़त्म करती, जिससे कि लोगों में एकता बढ़े। कमाल की बात तो ये है कि करप्शन करने वाले लोग, इन्हें किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता।
ये इतने ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं कि ये करप्शन करते जाते हैं बिना ये सोचे कि इससे किसी इंसान को तकलीफ हो सकती है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इनका बस चले तो ये तो बस। अब मैं बोलना नहीं चाहती, आप खुद ही समझ लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक बीमारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं। इस दौरान आप सभी ने लॉकडाउन को अनुशासन और सेवाभाव दोनों का परिचय दिया, वह बहुत अभूतपूर्ण है। इस वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगी। कौन कौन सी चीजें बंद व कौन कौन सी चीजें खुलेगी। जो चीजें खुलेंगी वह है छोटे व्यापार, जिससे मजदूर लोगों को रोजगार मिलेगा, एवं बैंक, दुकानें, अस्पताल, कोचिंग खुलेगी, परंतु ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करा के, जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। साथ ही जिम की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में निरंतर अच्छी चीजें बनी रहेंगी। वह जो चीजें बंद रहेंगी वह है शराब की दुकानें, गुटखे, सार्वजनिक स्थल एवं सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मॉल्स भी बंद रहेंगे। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। 100 में से 90 समझते हैं भाई, 100 में से 10 होते, 20 होते, 30 होते ना तो हम फिर भी झेल लेते, लेकिन 90, कुछ तो शर्म करो यार। मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का अगर मौका मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात होगी कि मैं अपने देश के लोगों की मदद कर सकूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के वजह से हमारी देश में बहुत ही महामारी हो गई है, जिसके वजह से गरीब किसान और गरीब लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें खाने के लिए खाना नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो मैं उन सभी को इस चीज़ में मदद करती। कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली की, पानी की, अस्पताल की, अच्छी स्कूलों की समस्या बहुत ज़्यादा है, ना ही अच्छे शौचालय हैं कि लोग शौचालय यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करूँगी वहाँ पे जाके। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी भी दहेज प्रथा मनाते हैं, जिसे बंद होना बहुत ही ज़रूरत चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी बहुओं को दहेज ना मिलने पर उन्हें जिंदा जला देते हैं या फिर उन्हें घर वापस भेज देते हैं। और मैं उन किसानों की मदद करती जो लोग पूरे टाइम मेहनत करते हैं पर उन्हें उनके मेहनत के पैसे उतने नहीं मिलते जितना उन्हें मिलना चाहिए। सड़क के किनारे कई बार दिखता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि टेम्पो, रिक्शा वाले, इन सब से घूसखोर जो दिन भर में सिर्फ 400-500 रुपए कमाते हैं, उनसे भी 200-100 रुपए ले लेते हैं। आपकी अंदर की आत्मा कांपती नहीं है? क्यों करते हो यार ऐसे? 100-200 रुपए में कौन सा महल खड़ा कर लोगे? आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी पीएम साहब से बात करता हूँ। हाँ साहब, हमारी जनता की फरमाइश आ रही है कि वो काफ़ी खाने से, पीने से, पेट्रोल, रहने से आदि चीज़ों से बहुत परेशान है। पैसा उनके पास नहीं है। लॉकडाउन में सब कुछ ख़त्म हो गया, उनका क्या करें? और आप तो हमारे बहुत नए नए पीएम साहब हो। मैं भी गरीब ही था, मुझे पता है दर्द कैसा होता है। ठीक है, जाओ सब राज्यों को आदेश दे दो और एक ऑर्डर शीट निकाल दो, सब फ्री, सब बैंक अकाउंट में। जहां तक मुझे लगता है ये करप्शन का सिलसिला घर से शुरू होता है। पापा का फोन बजता है और पापा बेटे को फोन देकर कहते हैं कि बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है, और बच्चा बोल देता है पापा घर पे नहीं है। यहीं से शुरू होता है झूठ, फरेब, मक्कारी का सिलसिला। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे आइडियल प्रधानमंत्री थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ, उसका नेतृत्व काबिल तारीफ था।
इंदिरा गांधी जी भी बहुत ही बेहतरीन नेत्री थी और हमारे मोदी जी भी बहुत ही बेहतरीन नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अगर इंडिया के एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनती, सबसे पहले तो मैं इंडिया के सिस्टम का थोड़ा सा चेंजेस करती हूँ। हाँ, यहाँ पर जिसका पैसा है उसका सब कुछ है और जिसका पैसा नहीं है उनका कुछ भी नहीं है, वो न्याय भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ और इसी के साथ साथ जो लोग सुपारिश लेकर काम करते हैं उन लोगों को काम से निकाल बाहर करती हूँ। और इसी के साथ साथ रोज़ दिन हज़ारों लाखों केसेस आते हैं नारी निर्यातन की और यहाँ पर भी लोग सुपारिश देकर छूट पा जाते हैं। तो इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी सज़ा की व्यवस्था करती हूँ। कमाल की बात है, हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर्स हमें अच्छी एजुकेशन देते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी 100% में से सिर्फ 10% ही अच्छे बच्चे बन पाते हैं, अच्छे इंसान बन पाते हैं और बाकी 90% लोग करप्शन को अपना लेते हैं, उसके अंदर एकदम घुल मिल जाते हैं। मैं जितना समझता हूँ प्रधानमंत्री का मतलब होता है देश का मालिक, और एक घर का जैसे हम मालिक होते हैं ना, अपने घर की चिंता करते हैं, बच्चों की, फैमिली की, तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए मेरा घर है, मतलब है ना, उसकी हर परेशानी, उसकी चिंता, उसकी केयर वो प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। ओके, तो देश में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रही बात बदलाव की, तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि मैंने बचपन से लेके आज तक इंडिया के हर कोने कोने में जहां भी मैं गया मैंने देखा है, ये जो रोड पे जो गरीब बच्चे, औरतें जो बच्चे गोद में उठा के भीख मांगते हैं, अपना गुजारा पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये अपने इंडिया में आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ। लोग कहते हैं देश बदल रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है देश, तो क्या मुझे तो लग रहा है ये चीज कभी नहीं बदली। और क्यों नहीं बदली, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। मतलब आप सारे टास्क देख लो कि ये कर लेंगे देश के लिए, वो बदलाव करेंगे, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, बट मुझे लग रहा है कि जो बच्चे गरीब रोडों पे मुझे दिख रहे हैं वो पहले भी दिखते थे और आज भी दिखते हैं। फॉरेन में आप जाइए, आपको इस कदर नहीं दिखेंगे। तो ये इंडिया में क्यों है? जिस दिन ये बदलाव हुआ, आई एम डैम श्योर उस दिन हमारा जो देश है, हमारा भारत है, ये दुनिया के नक्शे में बहुत ऊपर होगा। सबसे बड़ा विकास यही है कि ये जो रोड पे जो बच्चे दिख रहे हैं, ये जो गरीब औरतें दिख रही है, हैंडीकैप दिख रहे हैं लोग, बेचारे कैसे वो खा रहे होंगे, उनके पास सिर्फ गुजारा भीख है। तो मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं सबसे पहले एक ऐसा मिशन बनाता या इस तरीके से क्रिएट करता कि ये जड़ से खत्म हो जाए। मतलब चाहे मुझे आश्रम बनाने पड़े, इनको लेडीज को रोजगार देना पड़े, उनके बच्चों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़े, या जो जेंट्स हैं गरीबों में जो भीख मांग रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से रोजगार का करके उनको प्रशिक्षण दे के मैं ये जरूर करता। शायद करप्शन हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हमें भी ये लगने लगा है कि अगर हम करप्शन नहीं करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे दिमाग में इतना करप्शन भर चुका है कि अगर हमें अपना कोई भी काम कराना हो तो जब तक हम घूस ना दें हमारा वो काम नहीं होता। और शायद इसी वजह से हम लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है। तो अगर मुझे एक दिन के लिए अपने देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, या फिर मैं अगर बना, तो मैं सिर्फ अपने यूथ पर कंसंट्रेट करूंगा। मैं अपने कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम पर कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि अपने देश के जो स्टूडेंट्स जितने केपेबल, जितने इंटेलिजेंट और जितने एंथुसियास्टिक हैं, शायद ही मैंने दूसरे किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स को देखा होगा। मुझे ये बात कहते हुए गर्व होता है कि अपने देश के स्टूडेंट्स दूसरी सारी कंट्रियों में जाके पढ़ाई करते हैं और काम करते हैं, तो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पर इसी बात से मुझे दुख होता है कि अपने ही देश के स्टूडेंट्स दूसरे कंट्री में जाके एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि अपने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रहा। अगर आज देखा जाए तो स्टूडेंट्स के पास कुछ 3 या 4 ही प्रोफेशन बचे हैं चूज करने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक सिस्टमैटिक वे में चलना शुरू हो जाए, क्योंकि आज के लोग ये बात जानते तो है पर ये मानते नहीं है कि बच्चे ही देश का फ्यूचर है। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता तो मैं सीरियसली ये जितने भी बलात्कारी हैं उन्हें रातों रात फांसी पर चढ़ा देती, क्योंकि उनसे बड़ा क्रिमिनल और करप्शन
कोई नहीं है। आप उन इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने एक लड़की की जिंदगी, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहली चीज मैं यही करता कि जो मैं हूँ उसको मैं मिटा देता और मैं वो हो जाता जो सबके लिए है। क्योंकि सारी लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिन्होंने उम्मीद रख के मुझे प्रधानमंत्री बनाया, तो मेरे को उनकी उम्मीद पे खरा उतरने के लिए मुझे उन सब के लिए होना ज़रूरी है। और दूसरा मैं एक परिवर्तन करूंगा, वो ये परिवर्तन करूंगा कि हमारे राजनीति में जितने भी लोग नेता बनते हैं या जो भी बनते हैं, उनको शिक्षित होना ज़रूरी है और उसी को टिकट मिलनी चाहिए जिसने या तो ग्रेजुएट कर रखा है या पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे कर रखी है। क्योंकि जिस समय अब हम लोग 21वीं और 22वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं, हमारा भारत जा रहा है, तो उसमें हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आगे की सोच रखते हुए हमें दूसरे जो देश हैं उनसे भी आगे तरक्की और प्रगति पे ले जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको निरंतर आगे बढ़ने की, आगे प्रगतिशील होने की शिक्षा देना, उन्हें वो एनवायरनमेंट देना ताकि वो हमारे देश को आगे की तरफ ले जाए। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि समाज ने सिस्टम को करप्ट किया है या सिस्टम ने समाज को करप्ट किया है। ये तो बात बिल्कुल उसी पहेली की तरह है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। फिलहाल तो सिस्टम और समाज दोनों ही करप्ट हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी राखी शर्मा। अगर मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण करती, उन्हें शिक्षा में अधिकार दिलाती, स्वदेशी नीति अपनाती जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तीनों होते। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कोई भी लड़ाई खाली पेट तो नहीं लड़ सकते, चाहे हम मंगल ग्रह पर क्यों ना पहुंच जाए। और वो लोग जो बार बार अपराधी साबित होते हैं, खास करके बलात्कारी, उन लोगों को तो मैं अपने हाथों से फांसी पर लटका देती, फांसी पर। आज एक हथनी की हत्या हुई है और उसके बच्चे की भी। मैं चाहती हूँ हर एक दिल में एक प्रधानमंत्री हो जो देखते ही गुनाहगार को सजा दे सके। इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहती। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के एक जाने माने और बहुत बड़े नेता ने कहा था कि जब हम गरीबों के लिए 1 रुपए रिलीज करते हैं तो उन तक पहुंचते पहुंचते वो 20 पैसे रह जाते हैं। सोचिए, अगर वो 1 रुपए उस गरीब तक पहुंच जाते तो हमारे देश से ये गरीबी कितनी तेजी से दूर हो जाती। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की वजह से हम तब भी गरीब थे और आज भी गरीब ही हैं। हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन ये भ्रष्टाचारी हैं। नमस्कार, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। आपके हित में कुछ घोषणा। इंटरनेट एक्सेस हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट होगा। देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टार्ट किए जाएंगे ताकि हर लीगल मैटर को एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सके। कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेटर फैसिलिटीज के साथ प्रोवाइड किया जाएगा और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी वर्क किया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। इनकम टैक्स की जगह ट्रांजैक्शन टैक्स चालू किया जाएगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर एक का राइट होगा। एजुकेशन भी वोकेशनल एजुकेशन बेस्ड होगी। मेडिकल एजुकेशन सब्सिडाइज की जाएगी। मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। मेडिकल हॉस्पिटल्स अच्छे अटैच किए जाएंगे। उसके साथ करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑपरेट करेंगे। जय हिंद। जब समाज में ज्यादा एजुकेशन नहीं था तब लोगों के अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी, और आज जब इतनी हायर एजुकेशन है तो हम सब लोग कहीं ना कहीं अंदर से खराब हो चुके हैं। हम ये कैसी एजुकेशन ले रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं हम? अगर हमने इस करप्शन को सीरियसली नहीं लिया तो हमारे आगे आने वाली नस्लें, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि हम उन्हें एक हेल्दी, एक करप्ट फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे।
भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना बढ़ चुका है, पूछिए मत। कोई जॉब के लिए जाता है तो रिश्वत है, कोई नहीं जाता तो रिश्वत है। तो इतनी असुविधा करनी क्यों है? जो पढ़ा लिखा है, जो मान्य है, उसको क्या कीजिए ना, उसको टाइम देना ही क्यों है? जो आगे रहते हैं भाई बीच में कि घर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है जी मिल रहा है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट पूरे उसी वक्त ही एक्शन लिया जाए। इतना टाइम डालना ही क्यों है? और बीच में इतने सारे लोग रखने क्यों हैं? डायरेक्ट टू डायरेक्ट वोट जाती है तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट ही सुविधा आनी चाहिए। कई लोग ऐसे अनपढ़ होते हैं, उन्हें अपना नाम ही नहीं पता होता डॉक्यूमेंट में उनका नाम क्या है। उनसे बेफालतू की इतनी सारी फॉर्मेलिटी करवानी क्यों है? हाँ, और हमारे देश में ऐसी जगह पे कोई कमी भी नहीं है कि हाँ इस महकमे में ये कमी है, तो वहीं पे उस चीज़ का सोल्यूशन दीजिए ना, चक्कर क्यों कटवाने। प्रीति कुमार और मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, और आज मेरे को एक टास्क मिला है कि एक दिन के लिए मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। तो क्यों ना इन टैरो कार्ड्स की मदद से ही मैं बताती हूँ कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। तो पहला कार्ड आया है फाइटिंग का, यानी कि कोरोना से हमारी फाइट अभी भी आगे चलेगी। सेकंड कार्ड आया है गाइडेंस का, यानी कि घर पे रहिए और अपनी जो भी आप में क्रिएटिविटी है, जो भी आप में खूबी है, हॉबीज है, आप घर से वर्क फ्रॉम होम कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आगे कीजिए। थर्ड कार्ड है हीलिंग का। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे को अपने हाथ धोने चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे को इस टाइम पे अपने फैमिली के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड बनाना चाहिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमारे को बाहर नहीं जाना है और बहुत सारी पेशेंस रखनी है, और पेशेंस रख के ये हमारे जीवन के लिए एक ना केवल एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन भगवान पे विश्वास कीजिए। और अगर हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं, मानते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर ना जाए, तो सक्सेस हमारे हाथ में है। दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड करप्शन पर आधारित था, जो हमारे देश को, हमारे घर को, हमारी सोसाइटी को, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत घातक है। करप्शन से क्राइम पैदा होता है। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन को एक करप्शन फ्री सोसाइटी दे, एक ऐसा समाज दे जहां पे वो खुशी से जी सके, जहां कोई करप्शन ना हो। आई होप आपको हमारे यस पॉज के कंटेस्टेंट्स के करप्शन फ्री सोसाइटी के आइडियाज जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस पसंद आई है तो उनका नाम जरूर कमेंट करें, क्योंकि क्या पता आपका वो एक नाम आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को हमारे इस एपिसोड का विनर बना सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।